सुबह 6 से रात्रि 10 बजे तक ही हमें जो है डीजे वगैरह बजाने हैं। और उसमें भी एक कंडीशन लगा दिया गया है कि जो हाई ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस करते हैं इक्विपमेंट्स, उसको हॉस्पिटल, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, कोर्ट के 100 मीटर दूर तक जो है 100 मीटर दूर ही रखना है, 100 मीटर के अंदर नहीं लाना है। उसमें मैम ने बताया कि इंडस्ट्रियल एरिया में जो है, जो इंडस्ट्रियल एरिया कैटेगरी है, उसमें डे टाइम में 75 डीबी होगा और रात में जो है 70 डीबी होगा। और कमर्शियल एरिया में 65 डीबी और नाइट में 55 डीबी होगा। रेसिडेंशियल एरिया जो आवासीय क्षेत्र होता है उसमें 55 डीबी होगा दिन के समय में, और रात्रि में 45। और पीस जोन में हॉस्पिटल आ जाता है, एजुकेशन सेंटर आ जाते हैं, लाइब्रेरी आ जाती है। उसमें दिन के समय में 50 डीबी होगा और रात के समय में 40 डीबी होगा। और अब हम देखते हैं कि इस साउंड पॉल्यूशन से मानव पे क्या हानि पहुंच रही है। तो हम देखते हैं कि जब 70 मतलब जब मनुष्य को ज्यादा जो है साउंड पॉल्यूशन में रहता है, तो उसको सुनने की क्षमता घटती जा रही है। और जो 70 डीबी है, वो हार्म, यदि इससे कम है तो सही, यदि इससे ऊपर जा रहा है तो हार्मफुल हो जाता है। अब हम देखते हैं कि ये जो है, मतलब एक कल जो क्वेश्चन आए थे उसी पे एडिशनल इंफॉर्मेशन में मैम ने बताया था कि जैसे कि 0 डीबी ये नॉन साउंड प्रिडिक्टेबल है, ये हियरिंग थ्रेशोल्ड है, मतलब इससे 0 डीबी है तो इससे हमें सुनाई नहीं देगा। फिर 20 डीबी है, ये मतलब 1 मीटर की दूरी पर सुनाई देता है, मतलब जो हल्का हल्का हम बोलते हैं 1 मीटर, और ये फीलिंग है डीप पीस का। जैसे हम ओम चैंटिंग करते हैं तो ये मतलब एक शांति प्रदान करता है, वही 20 डीबी है। फिर 30 डीबी है, तो ये भी जो है लो वॉइस कन्वर्सेशन है, धीरे धीरे जो हम बातें करते हैं, इसमें भी फीलिंग जो हमारी शांत होती है। और लाइब्रेरी, रेफ्रिजरेटर और सब जो मतलब हॉस्पिटल वगैरह है, यहाँ पे 40 डीबी रहेगा, इसे पीसफुल एरिया बोलते हैं। 40 डीबी जो कल क्वेश्चन आया था वो चीज है। 50 डीबी जो मॉडरेट रेन होती है, वॉशिंग मशीन है, इस समय पे जो है हमारा 50 डीबी होता है। यहाँ से 50 डीबी से स्टार्ट हो जाता है ये साउंड पॉल्यूशन का फर्स्ट स्टेज। अब हम देखते हैं सॉइल पॉल्यूशन। तो सॉइल पॉल्यूशन का मैम ने डिफिनीशन बताया था कि सॉइल पॉल्यूशन होता क्या है। और सॉइल पॉल्यूशन जो भी मतलब है, आज के हम पेस्टिसाइड वगैरह यूज कर रहे हैं, इस सब से सॉइल पॉल्यूशन हो रहा है। और सॉइल पॉल्यूशन दो तरह से होता है, नेचुरल कॉज एंड मैनमेड कॉज। नेचुरल कॉज में आता है रेन, विंड, टेम्परेचर, वॉल्केनो, अर्थक्वेक, ईटीसी। और मैन मेड में आता है माइनिंग, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, डोमेस्टिक वेस्ट और मेडिकल वेस्ट इत्यादि। सबसे पहले हम देखते हैं नेचुरल कॉज क्या क्या है। तो नेचुरल कॉज में सबसे पहले आ जाता है हैवी रेन, सॉइल इरोजन, वॉल्केनो, अर्थक्वेक, और जंगलों में एकाएक आग लग जाना। ये सब जो है नेचुरल कॉज है। और जो मैनमेड कॉज है उसमें जो है हम माइनिंग करते हैं, फिर प्लास्टिक थ्रो कर देते हैं, हाउस वेस्ट जो है, और एग्रीकल्चर में जो हम पेस्टिसाइड वगैरह यूज कर रहे हैं, ये सब चीज मैनमेड में आ जाता है। सौरभ जी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम है ना आज की क्लास आगे बढ़ाते हैं। आई होप सबका रिवीजन अच्छे से हो गया होगा, इतना जिनका छूट भी गया होगा। अभी हम कर लेते हैं, फिर उसके बाद अगर कहीं कोई डाउट रहेगा तो हम एक बार फिर से देख लेंगे। अभी हम आज के टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम स्क्रीन प्रेजेंट है सभी को, स्लाइड शो हो रही है। ओके थैंक यू। और आवाज क्लियर है? ठीक है, थैंक यू। आज हम पढ़ने वाले हैं, हमारा जो लास्ट टॉपिक है उसमें से हम कुछ चीजें हम पढ़ चुके हैं, लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके थे, जैसे कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट हम पढ़ चुके थे 1986 का, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। मैडम ये जो मैडम एक्सक्यूज मी, हेलो जी जी, जो ये गूगल ड्राइव से आपने हमारी जो फाइल्स दी हैं, खासतौर से मैं एनवायरनमेंट की बात कर रहा हूँ,
एनवायरनमेंट में जो है आपकी जो सर प्लीज बहुत सारी आपसे फाइल्स। सर प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, ये चीज लास्ट में कर ले हम डिस्कस। तो नहीं, मैं परेशान हूँ इसी वजह से, एक्चुअली डिस्कस लास्ट नहीं करना, सर, मैं कह रहा हूँ लास्ट कौन सी पूरी फाइल है। क्लास सर, अभी पूरी क्लास परेशान हो रही है सर, प्लीज लास्ट में डिस्कस कर लीजिएगा ये चीज। डिस्कस नहीं, कौन सी फाइल है इतना पूछना है मुझे, डिस्कस नहीं करना। 245 जिसमें स्लाइड्स है वो वाली फाइल है। 45 पेजेस कितने होंगे फिर? 245 पेजेस हैं, वही तो बता रही हूँ मैं। अच्छा, जी सर। ओके, जी सर, थैंक ओके। अब हम उसी के आगे पढ़ेंगे। आज हम ये जो हमारे एनवायरमेंटल रिलेटेड जितनी भी क्या है संधियां हैं, एग्रीमेंट्स हैं और जो भी प्रोटोकॉल्स हैं उनको हम पढ़ेंगे आज। इसमें हम ये कुछ टर्मिनोलॉजी देख चुके थे, इसमें से हम नेशनल पार्क को आज देख लेंगे कि जो हम प्रोटेक्शन के लिए बात कर रहे हैं, कंजर्वेशन के लिए बात कर रहे हैं, उसमें से नेशनल पार्क का मेन रोल है, क्योंकि कंजर्वेशन के लिए ही फिर हम इनको बनाते गए हैं। कंजर्वेशन के लिए नेशनल पार्क बनाए हैं, सेंचुरीज बनाए हैं। जो एक शब्द आ रहा था ना आगार करके, समझ में नहीं आ रहा था कि आगार क्या होता है, सेंचुरीज को ही दरअसल आगार कहा गया है। तो यहाँ पे कंडीशंस क्या होती हैं, इंपॉर्टेंट ये है, क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि कौन से वाले जोन में किस तरह की कंडीशंस होती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस कैसे होते हैं। जैसे जो नेचुरल कंजर्वेशन है, प्राकृतिक संरक्षण है, राष्ट्रीय उद्यानों में, नेशनल पार्क्स में प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। जल, पेड़ पौधे और प्राकृतिक वातावरण को इसमें नुकसान पहुंचाने वाली कोई भी एक्टिविटी पूरी तरह से मना है, बिल्कुल प्रतिबंधित है। स्वच्छता और संरक्षण, इन क्षेत्रों की स्वच्छता और संरक्षण को बढ़ावा दिया जाता है। किसी भी प्रकार के संकेत या प्लास्टिक का उपयोग निषेधित होता है। यहाँ पर किसी भी तरह का प्लास्टिक यूज नहीं कर सकते आप। पर्यटन के नियम कैसे हैं यहाँ पर, पर्यटन के समय पर्यटकों को स्थानीय प्राकृतिक और सांस्कृतिक मूल्यों को मतलब रिस्पेक्ट करनी है उनकी, किसी के साथ भी दुर्व्यवहार नहीं करना, चाहे वे जीव जंतु हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो। और उन्हें, अब नॉन लिविंग थिंग्स का तो यूज नहीं करेंगे, लेकिन मान लो वहां कुछ उस प्राकृतिक क्षेत्र में कोई ऐतिहासिक धरोहर भी है साथ में, तो उसकी भी छेड़ नहीं करना है आपको, संरक्षण उसका भी हो रहा है। खासतौर से तो हम वाइल्ड लाइफ का ही कर रहे हैं। उन्हें संरक्षित क्षेत्रों में शांति और समाधान के साथ बर्ताव करना चाहिए। इन नियमों का पालन करना सभी यात्री और पर्यवेक्षकों के लिए कैसा होगा, अनिवार्य होता है, ताकि हम स्थायी रूप से प्राकृतिक संसाधनों को क्या कर सकेंगे, संरक्षित यानी प्रोटेक्ट रख सकेंगे और उनको हम देख के प्रसन्न भी रह सकेंगे। हरी भरी संपदा होती है तो हमें देख के अच्छा लगता है, एक अंदर से इनर हैप्पीनेस रहती है। और यहाँ पे पर्यवेक्षकों के साथ साथ पर्यटक भी कर लीजिए। अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में क्या क्या है कंडीशंस, पशुचारण यानी कि जो जानवर पालतू पशु होते हैं उनको ले जाके इनमें चराया नहीं जा सकता। फिर कुछ अपवादों को छोड़कर मानव गतिविधियां बिल्कुल नहीं हो सकती। कुछ अपवाद के अंदर क्या आ जाएंगे, मान लो कोई प्रोजेक्ट लेके गया है, कोई रिसर्च वर्क कर रहा है, तो वो एक बार जा सकता है बिल्कुल विथ परमिशन, सारी लिखित परमिशन के साथ में, बाकी बिल्कुल अनुमति नहीं है। पर्यटन की भी अनुमति नहीं है। किसी एक प्रजाति या किन्हीं विशिष्ट प्रजातियों के लिए ये बनाए जाते हैं। मान लीजिए लग रहा है हमको कि गौरैया बिल्कुल बचने ही नहीं वाली है, बहुत रेयर हो गई है वो, तो उस पर्टिकुलर एरिया को उसी के कंजर्वेशन के लिए घोषित कर दिया जाएगा और इसमें सारी ये एक्टिविटीज बिल्कुल मना कर दी जाएंगी। वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान दोनों की घोषणा कौन करती है, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। घोषणा राज्य सरकार केवल आदेश या निर्देश देकर कर सकती है, जबकि सीमा में परिवर्तन के लिए राज्य विधानमंडल को एक संकल्प पारित करना होता है।
आदेश और निर्देश में बस थोड़ा सा अंतर है। आदेश मतलब सिर्फ कह दिया आपको जैसे करना है वैसे करो, लेकिन जो काम बताया वो करना है। और निर्देश में साथ में ये भी बता देते हैं कि उस काम को करना कैसे कैसे है, प्रोसीजर भी साथ में बताया जाता है, वो निर्देश होता है। निर्देश मतलब डायरेक्शन के साथ ऑर्डर। एक अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में बदला जा सकता है, लेकिन एक राष्ट्रीय उद्यान को अभ्यारण्य घोषित नहीं किया जा सकता। स्वाभाविक है, छोटी बॉडी को बड़ी बॉडी में लाया जा सकता है, लेकिन बड़ी बॉडी को छोटी में नहीं ले जा सकता। जैव विविधता से संबंधित प्रमुख राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कानून कौन से हैं? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, सीधा ईयर पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान 1983, राष्ट्रीय वन नीति 1988, रामसर आर्द्रभूमि संधि 1971, कार्टाजेना जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल 2000, जैव विविधता अधिनियम बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2000 और वन्य अधिकार अधिनियम अधिसूचना 2006, नागोया प्रोटोकॉल 2010। क्योटो प्रोटोकॉल आ गया अब हमारा, जो हमारे दिए हुए हैं उन्होंने संधियां एक्ट, उसमें से सबसे पहला हम पढ़ेंगे क्योटो प्रोटोकॉल। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल एक नया क्वेश्चन आ जाता है। अगर हमारे योग वालों से के पेपर में नहीं पूछेंगे तो किसी और वाले में पूछ लेंगे, लेकिन आता है, योग में भी आता ही रहता है। एक इस 6 महीने में नहीं पूछा तो अगले 6 महीने में पूछ लेंगे। क्या है ये क्योटो प्रोटोकॉल? दरअसल ये एक संधि है। संधि मतलब एग्रीमेंट है, जो वैश्विक जलवायु परिवर्तन का संघर्ष करने के उद्देश्य से बनाई गई है। यह 1997 में, एक मिनट इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं। इट सीम्स like you might be referring to the Kyoto Protocol. The Kyoto Protocol is an international treaty aimed at combating global climate change. It was adopted in Kyoto, Japan 1997 and entered into force in February 2005. क्या हुआ है इसमें? एक्सेप्ट तो कर ली गई थी 1997 में, लेकिन इफेक्टिव कब से हुई? 2005 से। क्यों था? जलवायु का इतना जो संघर्ष चल रहा है, मतलब जलवायु में लगातार तेजी से परिवर्तन हो रहा है, उसको नुकसान का खतरा है, उस पे एक प्रभावी कार्यवाही करने के लिए एक बड़ा डिसीजन है क्योटो प्रोटोकॉल लाया गया जो। और ये क्योटो प्रोटोकॉल से अभी हम पढ़ेंगे कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज, कॉप। आपने सुना होगा, क्वेश्चन भी देखा होगा अगर आपने पीवाईक्यू सॉल्व किए होंगे तो वो कॉप, ये जो थर्ड कॉप था ना, इसमें एक क्वेश्चन यहाँ से भी आता है कि इसको थर्ड कॉप में एडॉप्ट किया गया था। इसीलिए जो लिस्ट मिलती है कॉप की, वो थर्ड से लेके 28 जो अब लेटेस्ट है तब तक की मिलती है। फर्स्ट और सेकंड इंपॉर्टेंट है, वहां से शुरुआत हुई थी कॉप की, लेकिन यहाँ से इसको अडॉप्ट किया गया, इसलिए थर्ड को बहुत ज्यादा वेटेज दिया जाता है। अब ये जो नीचे वाली लाइन आपको दिख रही है, ग्रीन हाउस गैस कमी के लक्ष्य, ये जो अभी एग्जाम हुआ था ना, ये क्वेश्चन भी, एक तो मैंने आपसे अभी एग्जाम में पूछा था और एक अभी उसी एग्जाम में ये क्वेश्चन एज इट इज आया था। क्योटो प्रोटोकॉल ने विकसित देशों के लिए 1990 के स्तर से निर्धारित 5.2 ये पूछा गया था, कितने प्रतिशत की कमी के लक्ष्यों को प्रतिबंधित किया गया है 2008 से 12 तक। सेम टू सेम यही लाइनें थी क्वेश्चन में, और हर बार हमारा, चूंकि हमने पूरा सिलेबस कंप्लीट किया है इन नोट्स में, तो यहाँ से ही क्वेश्चन, बस दिक्कत कहाँ हो जाती है, जैसा अभी मैंने बताया कि
टेक्निकल क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ता है। फैक्चुअल क्वेश्चन आप पकड़ लोगे, ये भी आप फैक्चुअल क्वेश्चन में पकड़ लोगे, लेकिन टेक्निकल क्वेश्चन में थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी आपको समझनी पड़ेगी। आता सब सिलेबस में, हर साल आते हैं, सारे क्वेश्चन फंसते हैं, 5 के 5 आते हैं इसी में से। तो ये क्वेश्चन आया था, ऐसे फैक्ट को जरूर ध्यान से अपनी बुद्धि में बैठा के रखेंगे। मैम ये 3rd 4 आपने क्या पढ़ाया? क्योटो क्योटो प्रोटोकॉल 3rd ऊपर में जो लिखा है मैम, ये क्या चीज है? अभी समझ नहीं आ आएगा, रहा। आगे आएगा, आगे की स्लाइड्स में आएगा, चिंता मत कीजिए, आएगा, है ना। ये 19 हम देखते आ रहे हैं, जैसे हमने पृथ्वी शिखर सम्मेलन देखे थे, रियो डी जेनेरिया में हुए थे, वो किस लिए थे पृथ्वी शिखर सम्मेलन? भूल गए पीछे का सब? नहीं मैम, वो तो मैम पृथ्वी वो मैम इन्वायरमेंट के मतलब प्रोटेक्शन के लिए था, है ना। वो और ये सीधे के सीधे जो है कॉप, कॉप यानी अभी मैंने बताया कमिटी ऑन पार्टीज, कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज। तो ये लेके आए गए किस लिए? जलवायु परिवर्तन की सुरक्षा के लिए, जलवायु परिवर्तन के संबंध में ये लाए गए। तो जो पहली बार ये आए 1995 से इनकी शुरुआत हुई, और पहला दूसरा तभी निकल गए। फिर 3rd जो आया, इनकी पूरी लिस्ट है, 3rd जो आया उसमें इसको क्योटो मैडम 95 कहाँ है यहाँ पे? 95 से स्टार्ट। यहाँ तो मैं बता ही नहीं रही, ये मैंने कब कहा कि 95 यहाँ है। मैं पहले और मैं ये बता रही हूँ कि कॉप की जो शुरुआत है वो हुई थी 1995 में, यहाँ नहीं है वो। 3rd में क्योटो प्रोटोकॉल को लाया गया, चूंकि हमारे सिलेबस में हाईलाइट करके क्योटो प्रोटोकॉल को दिया गया है, इसलिए यहाँ मैं इसको लिख दिया है। और इसका मेन टारगेट क्या था? ग्रीन हाउस जो गैसेस हैं उनमें कमी लाना इसका मेन ऑब्जेक्टिव था, मेन एम था इसका। और कितना कमी लाना था? ये है 19, जैसे हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम देखे थे कि 1990 के दशक से वो हम उनको कैलकुलेट करेंगे। तो ये भी बात कर रहे हैं कि ग्रीन हाउस गैसों को 1990 के स्तर से निर्धारित 5.2% कमी के लक्ष्यों को क्या करता है? प्रतिबद्ध करता है, बाउंडेड करता है। और एक जो उसने अवधि लेकर चला है वो कितनी? 2008 से 2012 तक। अब जो जिन ग्रीन हाउस गैसों को कम करने की बात हो रही है वो कौन कौन सी है? ये है वो CO2, CH4, मीथेन, N2O, नाइट्रोजन ऑक्साइड। अब ये N छोटा रहेगा यहाँ पे, N2O नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, फ्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड सल्फर हेक्साफ्लोराइड। ये 6 गैसें हैं। इन्हीं में से कोई सा भी, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं। एक तो आपका बन जाएगा 3 दे देंगे, इनमें से कौन सा है कौन सा नहीं है, या एक पूछ लेंगे बाकी कौन सा इसमें से नहीं है। ऐसे करके किसी भी तरह से ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। सीधे ये पूछ लेंगे ग्रीन हाउस गैस में कितनी गैसों को रखा गया है। क्योटो प्रोटोकॉल ने वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संघर्ष में अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम का क्या किया है? रिप्रेजेंटेशन किया है। हालांकि इसने वर्षों के दौरान आलोचना और चुनौतियों का, कि कोई भी अच्छा काम होता है तो चैलेंजेस बहुत आते हैं और आलोचनाएं भी बहुत ज्यादा होती हैं। अच्छा, बड़े चले ये क्लाइमेट चेंज करने के लिए, उसको बचाने के लिए, क्लाइमेट की सुरक्षा देने के लिए, तो विरोधी पहले सामने आ जाते हैं। कुछ भी अच्छा काम होता है तो ये सब इसमें भी हुआ है। इसमें से एक प्रमुख आलोचना यह है कि यह केवल विकसित देशों के उत्सर्जन कमी के लक्ष्यों को बांधता है, जो अब वैश्विक उत्सर्जन में एक महत्वपूर्ण योगदान करता है। मतलब
डेवलपिंग कंट्रीज की इसमें बात नहीं है, इसमें सिर्फ डेवलप्ड कंट्री की बात है। क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतरराष्ट्रीय संधि, इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो वैश्विक जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के उद्देश्य से बनाई गई है। 1997 में जापान के क्योटो प्रोटोकॉल में अधिकृत हुई थी, 2005 से प्रभावी हुई। और इसके साथ में आप इस इंफॉर्मेशन को रख लीजिए, वो कॉप कौन सा था, थर्ड कॉप था जिसमें इसको लाया गया था, एक्सेप्ट किया गया था। अब यहाँ हमारे आ जाएंगे कॉप थर्ड से लेके 28 तक, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। ये पूरी लिस्ट है, ये वेबसाइट पे ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस पे आपको लिंक पे क्लिक करके ये देख सकते हैं उसके बारे में और जानकारी, क्योंकि अब जो है क्वेश्चन डीप आने लगे, लेकिन सारी चीजों को यहाँ पॉसिबल नहीं है, इतने सारे 28 को लेके आना। आपकी क्लास कितनी चलेगी, एग्जाम तक चलती रहेगी फिर इसी की। तो आप वेबसाइट पे जाएंगे, एक एक दो मेजर जो ये ऐसे होमवर्क भी आप नोट कर सकते हैं। मेजर आपको खुद ही समझ में जाएगा कि अच्छा यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन कैसे आते हैं हम पैटर्न पहले ही देख चुके हैं, तो यहाँ से आप एक एक कॉप को जाके कवर कर सकते हैं। थर्ड कॉप कहाँ हुआ, क्योटो जापान में हुआ, इसीलिए इसको क्योटो प्रोटोकॉल कहा जाता है। क्योटो क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, दिसंबर 1997। ये देखिए हर साल हुए हैं यहाँ पे, कभी कोई किसी कारण से मिस हो जाता है तो वो गैप अगर ईयर का आता है तो समझ लीजिए कि उस बार नहीं हुआ है। बाकी हमको यहाँ दिख रहे हैं ये 17, 18 सॉरी 97, 98, 99, 2000, 2001, 2, 3, 4, 5, 6 लगातार हुए हैं 12 तक। जगह के नाम बदल गए हैं अलग अलग। अब इसमें से हम इंडिया में हुआ है उसको याद रख सकते हैं, सीधा पूछा जा सकता है कि 2002 में कहाँ पे हुआ था, न्यू दिल्ली में हुआ था। कौन सा कॉप था वो, 8th कॉप था। कम से कम इंडिया वाले तो याद रख लें, हम पहला आखिरी याद रख लें। थर्ड इसलिए रख लें क्योंकि उसमें क्योटो प्रोटोकॉल को लाया गया था। ये बाकी फिर हमारे 13 से लेके हैं। इंडिया में और कोई हुआ है इसमें, नहीं दिख रहा है इसमें इंडिया में फिर कोई और। 2008 में हुआ था, मैं इंडिया में 2008 में हुआ मैं। नहीं 8th कॉप था। अच्छा आप अभी बता रहे हैं क्या 2008 में हुआ है? नहीं मैं पूछ रहा हूँ मैं। नहीं नहीं नहीं, ये हुआ है ना 2008 का 14 नंबर का, पोजोन पोजनान पोलैंड में हुआ था 2008 वाला। इंडिया में 8th नंबर का था कॉप 8 और न्यू दिल्ली में हुआ था वो 2002 में। ये तो एक एक नजर मार लेंगे कौन सा कहाँ हुआ। इम्पोर्टेंट तो यही है हमारे, एक हम ऊपरी नजर से देखें तो भाई एक तो इंडिया का देख लिया, पहला आखिरी देख लेंगे, थर्ड देख लेंगे, क्योंकि वो एक मतलब ऐतिहासिक डिसीजन था वो, इसलिए। अब जो लेटेस्ट है कॉप 28, ये यूएन की एकदम वेबसाइट पे मिल जाएंगे, ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको सारी लिस्ट। यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस इन दुबई, एक तो ये कहाँ पे होना है, दुबई में। यूनाइटेड अभी हुआ नहीं, अब होगा, यूनाइटेड अरब अमीरात के दुबई में यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी थी लिखा है। अच्छा ओके, नवंबर से 2023 में ही हो गए। हाँ हाँ हाँ, मैंने अभी आज पढ़ा था, उसको देखा था, वो बता रहा था होना है, तो पुरानी उसने इसीलिए मेरे माइंड में वो रह गया था। 30 नवंबर से 13 दिसंबर 2030 तक, इसकी तो डेट भी याद रखिएगा, मंथ भी याद रखिएगा, लेटेस्ट है इसलिए। तक की कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रीय प्रतिनिधि मंडलों, सिविल सोसाइटी, किसने पार्टिसिपेट किया था, इन लोगों को भी ध्यान में रखना है। व्यापार, आदिवासी, युवा, दान और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के रिप्रेजेंटेटिव शामिल थे, जिनमें से कुछ 85,000 पार्टिसिपेंट्स शामिल थे, जिनमें से अधिकतर 150 से अधिक राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी थे इसमें। कॉप 28 विशेष रूप से महत्वपूर्ण थी क्योंकि इसने पेरिस समझौते के तहत जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के लिए दुनिया के पहले वैश्विक
स्टॉक टेक का समापन किया। अब इसमें ये पूछा जा सकता है कि स्टॉक टेक का समापन किसने किया, क्या है ये स्टॉक टेक, खोल के देख लो, इसके बारे में सर्च कर लो। सभी क्षेत्रों में प्रगति बहुत धीमी थी, उत्सर्जन कम करने से लेकर जलवायु परिवर्तन की संवेदनशीलता को मजबूत करने तक तथा भविष्य में प्रतिबद्ध राष्ट्रों को वित्तीय और प्रौद्योगिकी सहायता प्राप्त करने तक इसे दिखाया। मतलब उन्होंने ये क्यों किए गए, हम जैसे पृथ्वी सम्मेलन के बाद में जो हो रहे थे, एक के बाद एक समीक्षा करने के लिए हो रहे थे, तो इन्होंने भी यही बताया है कि इसमें काम बहुत स्लो चल रहा था, कहीं तो हो ही नहीं रहा है काम, तो और क्या किया जा सकता है, वो सारी चीजों पे इसमें डिस्कशन किया गया। एक क्या है इसमें, 2030 तक तेजी से बढ़ाने के लिए, क्या बढ़ाने के लिए, देशों ने सभी क्षेत्रों में कार्यवाही को, जो भी एग्जीक्यूशन हो रहा है उसकी गति को क्या कहा इन्होंने, उसमें तेजी लाई जाए। कब तक, 2030 तक। इसमें शामिल है कि सरकार से अगले दौर के जलवायु प्रतिबद्धताओं में पेट्रोलियम उत्पादों से ऊर्जा के प्रति बदलाव को तेजी से बढ़ाने का आग्रह किया गया। इसमें मेन एक जो हम कहते हैं ना सार, क्या निकल के आ रहा है, सार यही निकल के आ रहा है कि जो काम हो रहे हैं, जो डिसीजंस लिए जा रहे हैं अलग अलग कॉप में, उस पे जो एग्जीक्यूशन हो रहा है उसकी जो गति है वो बहुत ही धीमी है। तो उसको ये बोल रहे हैं कि 2030 तक उसमें क्या करें, बढ़ोतरी करें, बढ़ाएं उसको, उसकी गति में तेजी लाएं। और साथ में इन्होंने क्या बोला, पेट्रोलियम उत्पादों से ऊर्जा के प्रति बदलाव को तेजी से बढ़ाने का मतलब क्या हो रहा है, क्या बदलाव आ रहे हैं, फ्यूल को हम जला रहे हैं तो पॉल्यूशन हो रहा है उससे, तो उसके बारे में बात करना है कि उससे कैसे बचा जाए, उससे कैसे सुरक्षित हो, तो उसकी ही हमको मात्रा कम करनी पड़ेगी। वैकल्पिक एनर्जी सोर्सेस पे हमको जाना पड़ेगा। ये हमारा हो गया क्योटो प्रोटोकॉल हो गया। अब हमारा आता है कॉप, भी हमारा हो गया। इसके बाद हमारा आ रहा है पेरिस सम्मेलन। कॉप को हमने इसीलिए लिया है सिर्फ, और कॉप से क्वेश्चन आते हैं, वो क्योटो प्रोटोकॉल से रिलेटेड है। वहां क्योटो प्रोटोकॉल को कॉप में ही एडॉप्ट किया गया था, इसलिए सारे कॉप हमको पढ़ने हैं। पेरिस सम्मेलन अब आ गया हमारा, ये भी कॉप से रिलेटेड है। कब आया ये, कॉप 21 में। इसको भी कॉप 21 को भी याद रखना है। इसका ईयर कब था हमारा कॉप 21 का, ये है, कहाँ हुआ था, पेरिस फ्रांस में 2015 में। पेरिस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, इस नाम से भी जाना जा सकता है, कॉप करके ना आएगा, इस नाम से भी आ सकता है। क्या है मेन पॉइंट्स इसके, ऑर्गेनाइजेशन पेरिस फ्रांस 2015 के बाद कार्यों के लिए पेरिस करार लाया गया, जो सार्वभौमिक करार क्योटो प्रोटोकॉल का स्थान लेगा। क्योटो प्रोटोकॉल की जगह पे ये आएगा। और मुख्य लक्ष्य इसका क्या है, वैश्विक औसत तापमान वृद्धि के, अब ये इंपॉर्टेंट है, जैसे वो अभी लास्ट हमने क्वेश्चन देखा था 5.2 की कमी 2008 से 12 के बीच में लाना है, इसमें ये दिया गया है, ये क्वेश्चन है, ऐसा का ऐसा आ सकता है। मुख्य लक्ष्य वैश्विक स्तर औसत तापमान वृद्धि को इस शताब्दी में पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना और आगे 1.5 डिग्री सेल्सियस तक तापमान वृद्धि को सीमित रखना। क्या मतलब है इसका, कि मान लो अभी 10 डिग्री तक है तो उसको 2 पे लाना है पहले, तो कम करके, और 2 पे लाने के बाद फिर लेके आना है इतना, और इतने से फिर बैलेंस रखना है, इससे ये बढ़े नहीं, वापस 2 और 10 पे ना जाए। ये है यहाँ पे कहने का मतलब। देशों से हर 5 वर्षों में राष्ट्रीय तौर पर निर्धारित अंशदान वाली अद्यतन जलवायु कार्य योजनाएं प्रस्तुत करने की अपेक्षा की। मतलब कंट्रीज को ही बोला है कि अपनी अपनी वर्क प्लान लेके आओ, प्रोजेक्ट लेके आओ, किस लिए, इस जलवायु परिवर्तन के लिए, उससे रिलेटेड कि कैसे हम ये जो हमने डिसाइड तो कर लिया है हमने ये करना है हमको,
कि 2 डिग्री तक लाना है और इसको इतने पे मेंटेन रखना है, तो वो कैसे करेंगे? इसके लिए सब अपने अपने प्लान लेके आओ और अपनी सहभागिता दो। अंशदान यानी क्या होता है? अपना हिस्से का काम करो। इस करार में चिन्हित सभी महत्वपूर्ण क्षेत्र जैसे अनुकूलन, एडॉप्टेशन, वित्त पोषण, प्रौद्योगिकी विकास हेतु सम्मान, परंतु भिन्न भिन्न जिम्मेदारियां तथा संबंधित क्षमताएं शामिल है। जिसके पास जो है, जो कंट्री जो दे सकता है, जो ज्यादा आर्थिक रूप से सक्षम है, वो वित्त पोषण करे, मतलब डोनेट करे, ताकि जिन कंट्रीज के पास नहीं है वो भी काम कर सके। होता ही है ये, आजकल जो एग्रीमेंट्स हो रहे हैं बहुत सारे होते हैं कि डोनेशन देती हैं बराबर, वही सबका साथ सबका विकास वाली भी कहीं संकल्पना है। तो बैलेंस लाने के लिए ये जो यूएनओ बना है, ये कहीं ना कहीं ये भी इसमें काम करता है। ये जो एकदम से कहीं कोई आपदा आ जाती है तो सबको एकदम से कैसे दान मिल जाता है, ये एक जो संगठन पूरे वर्ल्ड का है, वर्ल्ड बैंक है, ये सारे, या जो हमारा WHO है, ये सब मिलजुल के काम करते हैं। फिर तो ये यहाँ पे वही बात हो रही कि जो कंट्री जिस योग्य है, जैसा योगदान दे सकती है, वो वैसा दे। विकसित देश विकासशील देशों की आवश्यकताओं के संदर्भ में वर्ष 2025 से पहले $100 बिलियन प्रतिवर्ष का लक्ष्य तय करेंगे। ये फैक्ट है, फैक्चुअल क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। 2025 से पहले कितना करेंगे? $100 बिलियन पर ईयर। दीर्घावधि लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कैसा होगा? सामूहिक ग्रुप एक्शन लाए जाएंगे और प्रगति की वैश्विक स्तर पर जांच हेतु रूपरेखा तैयार की गई। पहली जांच कब? 2023 में निर्धारित की गई, यानी हो गई है, 2023 में होनी थी, ये भी कंप्लीट हो गया। पेरिस एग्रीमेंट के इतने ही मेन पॉइंट्स हैं। अब आपको इसमें कुछ लगता है तो आगे वही बढ़ता है जो आगे की आसपास की 4 चीजें और खोजी दिमाग से, अपने सर्च करता है दिमाग में, क्वेश्चन बना बना के देखता है कि अच्छा इससे ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ये आ सकता है, खुद जा के खोजोगे तो आप दूसरों से 4 कदम आगे रहोगे। अब नेक्स्ट हमारा आता है अंतरराष्ट्रीय सौर संधि, सोलर एलियांस। क्या है ये? इसका उद्देश्य है जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना। जीवाश्म ईंधन के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि इनको बनने में सालों का समय लगता है, लाखों वर्ष लग जाते हैं। कोई जीव, कोई पेड़ पौधे की पत्ती या पत्तियां को टहनियां पेड़ से गिर के सीधे जमीन में गई, मिट्टी में दब गई। अब मिट्टी में दबी है, पड़ी है, उससे वो जो डिकम्पोजर होते हैं अपना काम करते हैं, सब चीजें अपने अपने जगह पे चले जाती हैं। लेकिन इस प्रोसेस में, क्योंकि वो होते कितने से, इतने से होते हैं डिकम्पोजर, धीरे धीरे काम करते हैं, तो सालों का टाइम लगता है। फिर ऐसे ही नहीं कि चीजें निकली और सीधा वो बन गया, उस प्रोसेसिंग में भी टाइम लगता है, जमीन के अंदर बनती हैं चीजें, फिर हम माइनिंग के थ्रू उसको निकालते हैं और अपने यूज में लाते हैं। और इनका क्या है? एक नॉन रिन्यूएबल है ये, एक बार हमने निकाल लिया, खत्म, यूज कर लिया, खत्म। और बनने में इतना टाइम लग रहा है और जलने में कितना टाइम लगता है, खत्म होने में कोई टाइम नहीं लगता है। तो इसीलिए, और दूसरी चीज ये है कि ये पॉल्यूशन भी फैला रहे हैं, हमारे लिए घातक है ये। तो इसीलिए इन पे हमको डिपेंडेंसी अपनी कम करना है और हमको अल्टरनेटिव सोर्सेस फ्यूल के, एनर्जी के ढूंढना है। सौर संसाधन स्वरूप में कैसा है ये? सौर संसाधन संपन्न सनशाइन राष्ट्रों, जिनमें सन की लाइट जो है, सोलर एनर्जी जो है प्रॉपरली है, पर्याप्त मात्रा में है, भरपूर है, ऐसे कंट्रीज की एक ये क्या है? एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट आधारित एक अंतर सरकारी संगठन, अंतरराष्ट्रीय समूह है, इंटर गवर्नमेंट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, ये डेट याद रखिएगा, 30 नवंबर 2015 को पेरिस फ्रांस कॉप में COP 21 के दौरान इसको क्या किया गया? लॉन्च किया गया।
इससे कितने सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। किसने लॉन्च किया, कहाँ लॉन्च किया, कब लॉन्च किया, फिर इसका हेडक्वार्टर क्या है, भारत में है, गुरुग्राम, भारत। इसे सौर नीति एवं अनुप्रयोग को लागू करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय नोडल एजेंसी भी कहा जाता है। इसका संस्थापक सम्मेलन 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रो के कौन कौन थे। यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो सोलर एलियांस है उसको जब क्या किया गया, स्थापना उसकी हुई, तो कौन कौन थे उस समय। फ्रांस के राष्ट्रपति थे, उनका नाम क्या था, एमेनुअल मैक्रो। और दिल्ली सौर एजेंडा के नाम से इसको क्या किया गया था, आयोजित किया गया था। इसमें भी 3-4 क्वेश्चन है आपके। यहाँ पे हमको कौन सा ईयर दिख रहा है, दोनों अलग अलग है चीजें। ये लॉन्चिंग की डेट है, लॉन्च करते ना, जैसे मोबाइल लॉन्च, कोई नया मोबाइल आया मार्केट में, उसको हमने लॉन्चिंग एक डेट दे दी कि इस डेट को ये लॉन्च होगा, लेकिन उसकी बिक्री एक अलग डेट से स्टार्ट होती है। बिल्कुल वैसे ही है ये कि लॉन्च हो गया 30 नवंबर 2015 को, लेकिन स्टेबल कब हुआ, 2018 में। क्लियर है इतना सभी को। जी मैम। सभी को, सभी लोग बताइए।